हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस के कुछ रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे जिनको हम एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज़ कहा करते हैं। रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे रेशियोज़ हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में केवल एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज़ क्या होते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। In each and every business concern, the funds provided by the owners and creditors are invested in different types of assets. If these assets are properly managed, the amount of profits earned will be high. Therefore, to know whether sources available in business have been profitably and efficiently used or not, we have to calculate the activity or turnover ratios. कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस चल रहा होता है, तो जो ओनर्स हैं और जो बाहर वाले लोग हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो पैसा निवेश करते हैं कंपनी में डिफरेंट एसेट्स में, और ये एसेट्स अगर प्रॉपरली मैनेज्ड हैं तो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, अगर ये सोर्सेज अगर पता चल जाए हमें कि जो पैसा लगाया हुआ है वो सही से यूटिलाइज हो रहा है, इफ़िशेंटली यूटिलाइज हो रहा है, तो ये पता लगाने के लिए हमें एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज़ कैलकुलेट करने पड़ते हैं। सो मेन उद्देश्य हमारा यहाँ पर एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज़ निकालने का होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो एसेट्स लगे हुए हैं वो इफ़िशेंसी के साथ लगे हुए हैं, और मैनेजर्स की इफ़ेक्टिवनेस पता लगती है कि वो किस तरह से उन एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो ऑल दीज रेशियोज़ विच वी विल डिस्कस हेयर आर बेस्ड ऑन सेल्स और टर्नओवर, क्योंकि मेन सेल्स होती है, जो बैरोमीटर होता है प्रॉफिट का या कह लीजिए कंपनी के ऑपरेशंस का, वो सेल्स होती है। जितनी अच्छी ज़्यादा सेल्स होगी और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, तब हम कहेंगे कि कंपनी अच्छी चल रही है या अच्छी ग्रो कर रही है। सो बाय कैलकुलेटिंग दीज रेशियोज वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स एंड सन्ड्री एसेट्स ऑफ द फर्म। देयरफॉर दीज रेशियोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नओवर रेशियोज, क्योंकि यहाँ पर सेल्स को इंपॉर्टेंस दी गई है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इसलिए इनको टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है। तो टर्नओवर रेशियोज में बहुत सारे रेशियोज हैं, जैसे स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी, डेटर्स और रिसीवल्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल और नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो एंड टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यानी कि हम सबको सेल्स से या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करते हैं कि जितने एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं या टोटल एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, हमारा स्टॉक है, ये सब करंट एसेट्स माने जाते हैं। तो इन सबको हम सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करते हैं और रेशियो फाइंड आउट करते हैं। हाई टर्नओवर रिफ्लेक्ट्स इफेक्टिवनेस, ज़्यादा अच्छा बड़ा रेशियो आएगा तो वो माना जाएगा कि कंपनी इफेक्टिवली या इफ़िशेंटली काम कर रही है, यानी कि उनके एसेट्स सही से उपयोग हो रहे हैं, जो एसेट्स खरीदे गए हैं या जो एसेट्स हमारे पास हैं उनको कंपनी सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे कि उन एसेट्स की हेल्प से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर रेशियो कम आएगा तो इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है कि वो एसेट्स को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। पहला रेशियो हम देखते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात है। कुछ जगह पहले हम स्टॉक वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन आजकल नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं उसमें हम इन्वेंट्री वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन बात एक ही है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कह लीजिए या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कह लीजिए। फॉर्मूला देखिए ऊपर लिखा हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का देखिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। या डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है तो हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो वर्ष का शुरुआत का स्टॉक दिया हुआ है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक होगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग को, और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, देन वी विल गेट एवरेज स्टॉक। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम है तो ये बताता है, इट इंडिकेट्स दैट स्टॉक डज नॉट सेल क्विकली, यानी कि स्टॉक जल्दी से नहीं बिक पाता है और
गोदाम में या वेयर हाउस में आराम से वो रखा हुआ है, यानी कि बिक्री उस स्पीड से नहीं हो पा रही है कि जैसे ही प्रोडक्शन हुआ एकदम हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब कि जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, तो इसका मतलब पैसा हमारा उसमें फंसा हुआ है, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, और उस जब स्टॉक रखा रहेगा तो उससे रिलेटेड खर्चे भी बढ़ जाते हैं, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, हमें इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, गोदाम ले रखा है, वेयर हाउस उसका किराया भी देना पड़ सकता है, उसके लिए सिक्योरिटी भी रख रखी है तो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की सैलरी भी देनी पड़ती है, तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं अगर स्टॉक जल्दी नहीं बिक पाता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, और सेल्स को हम नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में सेल्स गिवन होगी या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन होगा, तो एक ही बात समझें, उसे एक ही बात माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पर। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब हम नेट सेल्स यानी सेल्स को भी हम एज्यूम कर लेंगे, तो सेल्स के बेसिस पर भी हम अपना रेशियो निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एवरेज स्टॉक नहीं निकल पाता है, कभी कभी 2 वर्षों का स्टॉक नहीं दिया होता है, केवल एक ही वर्ष का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो हम एवरेज कैसे निकालें? तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक मानकर अपने प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर स्टॉक का मतलब होता है, क्लोजिंग स्टॉक से मतलब होता है कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो स्टॉक मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, और उस क्लोजिंग स्टॉक में भी फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। फिनिश्ड गुड्स, जो गुड्स बनकर तैयार हैं बिकने के लिए, उन गुड्स को हम यहाँ पर स्टॉक मानते हैं। दूसरा रेशियो यहाँ पर आता है स्टॉक वेलोसिटी। इसमें फॉर्मूला देखिए उल्टा हो गया है, मंथ्स में कैलकुलेट होता है ये, तो इसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 12। मंथ्स में निकाल रहे हैं तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। वीक्स में अगर ये आंसर निकालना है तो हम 52, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं वर्ष में, तो 52 वीक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रेशियो क्या बताता है? दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक केप्ट इन वेयर हाउस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कितने समय तक, कितने मंथ्स के लिए हमारा स्टॉक गोदाम में, वेयर हाउस में रखा रहता है। Therefore, higher the ratio, the better it is. In a business firm where inventory turnover ratio is high, goods are sold at a low margin of profit, and even then the business firm earns more profits by selling the maximum volume of goods. A low stock turnover ratio indicates that the goods do not sell quickly and efficiently, so the maximum inventory remains lying in the warehouse. तो हायर अगर अच्छा रेशियो होगा तो अच्छी बात है, इन्वेंट्री रेशियो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा होगा तो यानी गुड्स हम चाहे कम मार्जिन पे बेचें लेकिन हम ज़्यादा सामान बेच पाएंगे, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कि अगर प्रॉफिट मार्जिन कम भी है तो हम ज़्यादा अगर क्वांटिटी बेच पा रहे हैं तो हम कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। नेक्स्ट रेशियो आता है हमारा डेटर्स, या हम कहते हैं डेटर्स को रिसीवेबल्स, डेटर्स और रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये क्या बताता है हमारा? हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस में करते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो सामान की बिक्री करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, वो नगद बेचते हैं या उधार बेचते हैं, क्योंकि 100% नगद भी नहीं बेच पाते, 100% उधार भी नहीं बेचते हैं, तो कुछ नगद हिस्सा होता है, कुछ उधार में हम बेचते हैं। तो जो उधार में हम बेचते हैं वो हमारे रिसीवेबल्स हो गए, कि उनसे हमें पैसा लेना है, रिसीव करना है, इसलिए रिसीवेबल्स कहा जाता है। यानी डेटर्स का मतलब हो गया जिनको हमने उधार सामान बेचा है, जो ग्राहक हैं हमारे, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जिनको हमने उधार माल बेचा है और वो कुछ समय बाद हमें उसका पेमेंट कर देंगे, तो उनको हम डेटर्स या रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स कहा करते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि उधार वाले लोग हो गए डेटर्स, जिनको उधार बेचा, इसलिए हम यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं, उधार वाली सेल्स लेते हैं, नगद से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, नेट क्रेडिट सेल्स, और उनको डिवाइड करते हैं एवरेज रिसीवेबल से। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मली ऑल बिजनेस फर्म सेल गुड्स ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट बेसिस, बट एवरी फर्म वांट्स दैट अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज रियलाइज्ड इन टाइम और एज क्विकली एज पॉसिबल। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर क्रेडिट सेल्स
यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे, पिछले साल के डेटर्स होंगे तो वो इस साल वो ओपनिंग बन जाएंगे, और इस साल के एंड के जो बैलेंस होगा डेटर्स का वो क्लोजिंग बन जाएगा। तो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों को हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। रिसीवेबल्स में डेटर्स भी आ जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल जिनके बिल कट गए हैं, बिल रिसीव करने हैं, तो बिल्स रिसीवेबल कह लीजिए, डेटर्स कह लीजिए, या ट्रेड रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए, नेट मतलब कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम ग्राहकों को सामान बेचते हैं, वो हमें वापस कर देते हैं, यानी कि जिसे हम रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। तो अगर टोटल सेल्स हमें क्वेश्चन में दी गई है तो हम उसमें नगद बिक्री हटा देंगे, और अगर कुछ कस्टमर्स ने वापस कर दिया है यानी सेल्स रिटर्न, वो भी हम माइनस कर देंगे। तो एक नेट क्रेडिट सेल्स निकल कर आ जाएगी कि नगद को हटा दिया, जो वापस आया सामान उसको घटा दिया टोटल सेल्स में से, तो नेट क्रेडिट सेल्स निकल कर आ जाएगी। अगर क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन है तो हम फिर एज्यूम कर लेते हैं टोटल सेल्स को ही लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ओपनिंग डेटर्स या क्लोजिंग डेटर्स दोनों अवेलेबल में से एक अवेलेबल है, यानी ओपनिंग डेटर्स अवेलेबल नहीं है तो हम क्लोजिंग डेटर्स को ही एवरेज डेटर्स यानी एवरेज रिसीवेबल्स मानकर क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे रेशियो अगर ज़्यादा आता है, हायर डेटर्स टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स दैट द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑल बिल्स रिसीवेबल्स इज क्विक एंड एफिशिएंट। जितना ज़्यादा रेशियो आएगा उतना अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब ज़्यादा रेशियो आ रहा है कि हमारे डेटर्स जो हैं वो हमें जल्दी पेमेंट कर देते हैं। अगर रेशियो कम आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि डेटर्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने उधार चुकाने में, कि जिनको हमने सामान बेचा है वो जल्दी पेमेंट नहीं करते, बहुत देर से पेमेंट कर रहे हैं अगर रेशियो कम आता है। तो इससे पता चलता है इस रेशियो से कि हमारे जो डेटर्स हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा है वो हमें जल्दी पेमेंट कर रहे हैं या देर से पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर देर से कर रहे हैं इसका मतलब क्रेडिट मैनेजमेंट हमारा इफ़िशेंट या अच्छा नहीं है, कि हम सही से डेटर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि देर से पेमेंट करते हैं या जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट निकालने के लिए हम अगला रेशियो देखेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि हम कितने दिन में उनसे पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, कि जिनको हमने सामान उधार बेचा है वो कितने समय में हमें पेमेंट करते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, या 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्तों में। तो वो हम कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। वो महीने में, वीक्स में, डेज में निकल सकता है। उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। अगर मंथ में चाहिए तो नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 से, अगर सप्ताह में चाहिए तो इंटू 52 वीक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डेज में चाहिए तो 365 या 360, कभी कभी 360 से क्वेश्चन करते हैं हम, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाइल एनालाइजिंग क्रेडिट पॉलिसी, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज ऑल्सो कैलकुलेटेड अलॉन्ग विद डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर निकालने के साथ साथ हम एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालते हैं। इससे पता चलता है इस रेशियो से कि हमें कितने दिन में हमारा पैसा मिल जाता है, जो हमने सामान करा है, बिक्री करी है, सामान बेचा है, उससे हमें कितने दिन में हमारा पैसा वापस आ जाता है। तो ये एवरेज टाइम बता देता है कि इतना टाइम लग जाता है बिक्री में और हमारे पैसे आने में। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड को हम डेटर्स वेलोसिटी भी कहते हैं। यहाँ पर हम जो डेटर्स हैं उनमें हम प्रोविज़न फॉर बैड और डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम यहाँ पे इग्नोर कर दिया करते हैं। कि हम कभी कभी प्रोविज़न बना लेते हैं कि भाई 1 लाख के डेटर्स हैं, 1 लाख का बिक्री करिए, तो हो सकता है कि कुछ 10-20 हज़ार रुपये हमारा बैड डेब्ट्स हो जाए, पैसा डूब जाए, तो हम ऐसा प्रोविज़न बनाते हैं जो अपने हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कैलकुलेशन करने के लिए हम इन्हें प्रोविजंस को ध्यान में नहीं देना है। डेटर्स की तरह क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, हमने रॉ मटेरियल खरीदा है या कुछ और सर्विसेज रिसीव करी हैं और उनको हमें पेमेंट करना है। तो हमें क्योंकि बाद में पेमेंट करना, क्योंकि उधार खरीदा है, तो हम उनको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स या पेबल्स या ट्रेड पेबल्स भी कह देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि यहाँ पे परचेजेस की बात हो रही है, उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज पेबल्स से। तो क्योंकि कंपनी जो होती हैं वो उधार भी माल खरीदती हैं और नगद भी खरीदती हैं। उधार खरीदती हैं तो वो क्रेडिटर्स कहलाए जाते हैं, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है। जो सप्लायर्स हैं हमारे रॉ मटेरियल के, वो क्रेडिटर्स कहलाए जाएंगे अगर हम उनसे उधार सामान खरीद रहे हैं। अब ये क्रेडिटर्स कह लीजिए या बिल्स पेबल कह लीजिए, इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो टोटल पेबल्स बन जाते हैं। और इन टोटल इसको भी एनालाइज करना पड़ता है कि हमने क्रेडिट परचेजेस कितनी करी हैं, कितने पेबल्स करने हैं,
कितने टोटल पेबल्स हैं, तो फर्म कैलकुलेट कर सकती है द नंबर ऑफ डेज इन विच क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ। इससे पता चलेगा कि हम कितने दिन में उनका पेमेंट कर देते हैं। फॉर दिस फर्म कैलकुलेट द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। यहाँ पर देखिए हम क्या देखते हैं, नेट क्रेडिट परचेजेस देखना है, फॉर्मूले में दिया हुआ है नेट क्रेडिट परचेजेस, तो जितना उधार माल खरीदा है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर टोटल परचेजेस, टोटल हमने कितना खरीदा है वो दिया हुआ है, तो उसमें से नगद जो सामान खरीदा है वो माइनस कर देंगे, या हमने कुछ सामान वापस कर दिया है अपने सप्लायर को, हमें पसंद नहीं आया या कुछ टूट फूट सामान निकला या डिफेक्टिव सामान निकला, वो हमने वापस कर दिया, तो वो अमाउंट हम माइनस कर देंगे टोटल परचेजेस में से, और नगद जो खरीदा है वो माइनस कर देंगे, तो नेट क्रेडिट परचेजेस निकल कर आ जाएगा। अगर क्रेडिट परचेजेस नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो हम टोटल परचेजेस को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह एवरेज पेबल्स हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे, उसी तरह से वर्ष के अंत में क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे, तो उन दोनों को जोड़कर हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज पेबल्स आ जाएगा। अगर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए हुए हैं तो हम क्लोजिंग बैलेंसेस को लेकर ही क्वेश्चन को करेंगे, उनको ही एवरेज पेबल्स मान लेंगे। अब हमें कितने दिन में हम उनका पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर्स का, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका भी फॉर्मूला है एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। अगर महीने में चाहिए तो इंटू 12 करेंगे, वीक्स में सप्ताह में चाहिए तो इंटू 52 करेंगे, डेज में चाहिए तो इंटू 365 दिन करेंगे। इससे अभी निकल जाएगा, इससे क्या पता चलेगा कि हम कितने दिन में अपने सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं। अगर हम देर से पेमेंट करते हैं तो देखिए सोचने की बात है कि हम देर से पेमेंट करेंगे तो सप्लायर्स हमें सामान देने में आनाकानी कर सकते हैं, कंपनी की गुडविल अफेक्ट हो सकती है कि भाई बाहर मार्केट में ये बात फैलेगी कि ये तो पेमेंट बहुत लेट करते हैं। तो हमें सिस्टम हमारा इस तरह से रहे कि हम उन्हें अपने सप्लायर्स को जल्द से जल्द पेमेंट कर सकें। अगला हमारा टर्नओवर रेशियो में आते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये भी हम टोटल एसेट्स देखते हैं, कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कि जो हमारा गुड सोल्ड है उसकी कॉस्ट है और टोटल एसेट्स कितने हैं। दिस रेशियो इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स टोटल एसेट्स हैव बीन रोटेटेड फॉर जनरेटिंग नेट सेल्स। दिस रिलेशनशिप इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स टू अटेन द मैक्सिमम टर्नओवर ऑन सेल्स। कि जो हमारे एसेट्स हैं वो कितने यूज़ हो रहे हैं, उनको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं कि जिससे कि, और कंपेयर कर रहे हैं उसको हम अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कि हम अपने जो एसेट्स हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी बिक्री बढ़ा सकें, अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ा सकें, अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ा सकें। टोटल एसेट्स में हम फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते हैं, जैसे लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर नहीं दिया हुआ है तो हम नेट सेल्स लेकर ही भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अ राइज इन द रेशियो इंडिकेट्स मोर इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रेशियो अगर अच्छा आएगा, ज़्यादा आएगा, तो हम ये मानेंगे कि हम अपने एसेट्स को सही से यूटिलाइज कर रहे हैं बिजनेस के ऑपरेशंस में, जिससे कि कंपनी की सेल बढ़ रही है। इसी तरह से टोटल एसेट्स की जगह हम अगर फिक्स्ड एसेट्स ले लें क्वेश्चन में, तो वो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। चीज़ें वही है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं हमारे, और इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। ज़मीन को छोड़कर, लैंड को छोड़कर, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स हैं, ये उपयोग करती है। ये उपयोग के साथ साथ इनकी कीमत घटने लगती है क्योंकि यूज़ एंड वियर एंड टेयर होने लगता है। तो अगर हमें नेट फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे निकालने हैं तो हमें उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अगर ये रेशियो बढ़ता है तो ये बताता है कि हम अपने नेट फिक्स्ड एसेट्स का सही से उपयोग कर रहे हैं, सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, इफ़िशेंटली यूज़ कर रहे हैं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। इसका आइडियल रेशियो जो होता है वो 5:1 माना जाता है। अगर 5:1 रेशियो आ रहा है तो अच्छा माना जाता है, कि ठीक माना जाता है कि कंपनी सही से ऑपरेट कर रही है। अब दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बिकॉज इन सच कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स अफेक्ट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनमें मशीनरी बहुत ज़्यादा लगी होती है, फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री होती है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स उतने नहीं होते हैं क्योंकि मजदूर लोग ज़्यादा काम करते हैं तो मशीन उतनी नहीं होती हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर इस रेशियो की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ हम करंट एसेट्स रेशियो भी निकाल सकते हैं कि हमारे करंट एसेट्स भी सही से यूटिलाइज हो रहे हैं कि इफ़िशेंटली या इनइफिशेंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, वो इस रेशियो से पता चल जाता है। ये करंट एसेट्स
नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ज़्यादा होते हैं, और जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल भी टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दें तो वर्किंग कैपिटल निकल कर आता है। तो ये अगर रेशियो हाई है तो भी हम मानते हैं कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे वर्किंग के लिए जो हमारी पैसा है उसको हम सही से यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए। अगर रेशियो कम आ रहा है तो इसका मतलब हम अपने वर्किंग कैपिटल को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से कैपिटल और नेटवर्थ टर्नओवर रेशियो है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ये रेशियो बताता है हमें। नेटवर्थ मतलब कंपनी की वर्थ कितनी है, जिसमें शेयर होल्डर्स का पैसा कितना है, शेयर कैपिटल कितनी है, उसके रिजर्व्स प्रॉफिट्स कितने हैं। इट इंडिकेट्स वेदर द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस इज यूज्ड एफिशिएंटली और नॉट। अगर रेशियो ज़्यादा आएगा तो ये माना जाएगा कि जो बिजनेस में निवेश करा गया है उसको कंपनी सही से यूटिलाइज कर रही है, निवेश का सही उपयोग कर रही है, अपनी बिक्री बढ़ाने में बिक्री अच्छी हो रही है, इसका मतलब निवेश सही जगह पर उपयोग हो रहा है। अगला रेशियो आता है टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं हम, ये भी वही है। टोटल कैपिटल देखते हैं यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कैपिटल लगा हुआ है, मालिकों का हिस्सा कितना है, अपना हिस्सा कितना है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, सब कैपिटल मिला के जो पूंजी निवेश करी गई है वो कितनी सही से यूटिलाइज हो रही है, वो भी उसकी भी एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। By calculating this ratio, efficiency of capital employed may be known. This ratio shows how many times capital has been rotated for generating the sales. The higher the ratio, the better it is for the business concerns. अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि आप इन रेशियोज को सही से समझ सकें। अब पहला क्वेश्चन हमारा आता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको सॉल्व करना है और हमें क्या क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक। देखिए यहाँ पर समझने की बात है, इन्वेंट्री कह लीजिए या स्टॉक कह लीजिए एक ही बात होती है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। पहले हम स्टॉक कहते थे लेकिन अब इन्वेंट्री वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कह लीजिए या आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कह लीजिए, एक ही बात है दोनों की। तो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है सबसे पहले हमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी पूरे साल भर हमने परचेजेस करी, और उसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए हमने लिख लिए। परचेजेस हमें दे रखी हैं 6,37,500, टोटल हो गया 7,37,500। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे 1,62,500, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 5,75,000। ये हमारा आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो एवरेज आ जाएगा दोनों का। ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख रुपया, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 1,62,500, दोनों को भाग कर दिया तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 1,31,250, तो ये हमारा आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा देंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी हमने निकाला 5,75,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, वो हमने निकाल लिया 1,31,250,
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.38। टर्नओवर जो होता है ये हम टाइम्स में देखते हैं, कितने गुना इतने टाइम्स आंसर निकल कर आएगा 4.38। इस तरह से हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमें सेल्स दी गई है। यहाँ पर देखिए अलग चीज़ दी गई है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% सेल्स का, जो सेल्स होती है उसका 25% निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं, निकालना वही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला दूसरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि सिचुएशन बदल गई है, सवाल में चीज़ें दूसरी दी गई हैं, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जो गुड्स सोल्ड करे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, तो जो जितनी की हमने सेल करा उसमें प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर हटा देंगे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए सेल्स में से। तो सेल्स हमें कितनी दी गई है, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए लिख लिए। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% सेल्स का, तो 25% सेल्स के निकाल के वो घटा दीजिए इसमें से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यानी 25% ऑफ सेल्स बटे 100, ऐसे 25% निकालते हैं तो 25/100 करते हैं, और इसको आप घटा दीजिए। तो ये 8 लाख रुपए में से 25% इसका निकालेंगे तो 2 लाख रुपए निकल कर आएगा। तो 6 लाख रुपए हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमें निकालना होता है दूसरा पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग का मतलब जो स्टॉक वर्ष के शुरुआत में था, और क्लोजिंग स्टॉक होता है जो वर्ष खत्म हो गया तो कितना स्टॉक हमारा बच गया। तो साल वर्ष के शुरू का वर्ष के आखिर का दोनों के स्टॉक को जोड़ लीजिए और बटे 2 कर दीजिए, तो हमारा एवरेज स्टॉक आ जाता है। तो ओपनिंग यहाँ पर हमें दिया हुआ था 77,500, क्लोजिंग है 72,500। इसको भाग कर देंगे हम 2 से, तो इसको भाग करेंगे तो ये सब निकल कर भाग करके बटे 2 कर देंगे, टोटल मिला के 1,50,000 आएगा, बटे 2 कर दीजिए तो 75,000 रुपये निकल कर आ जाएगा हमारा एवरेज स्टॉक। फिर फॉर्मूले में लगा लीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी हमने निकाला 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपए बटे एवरेज स्टॉक, अभी हमने 75,000 निकाला, 75,000 से ये भाग कर दिए तो ये 8 भाग बार जाएगा, 8 आएगा निकल के, तो 8 टाइम्स आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। एक प्रश्न और करते हैं हम, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स दे रखी है। पिछले सवाल में हमें दिया गया था ग्रॉस प्रॉफिट जो था 25% सेल्स पे था, अब की बार दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। अब देखिए फिर वैसे ही हम करेंगे, फॉर्मूला लिख लें पहले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 25% कॉस्ट पे दिया हुआ है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 25%, यानी कि अगर या लेट कॉस्ट अगर 100 है तो उसमें हमने प्रॉफिट जोड़ा 25 रुपये, 25% 100 का 25, तो सेल आ गई हमारी 125। भाई जब जो चीज़ लागत आती है अगर हमें बेचना है तो हम अपना लाभ उसमें जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, तभी तो हम बेचते हैं। तो अगर कॉस्ट हमने 100 मानी और प्रॉफिट हमें बता रखा है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट कमाते हैं, तो 100 का 25% 25 रुपये हो गया, तो हम बेचेंगे सामान को 125 के रेट पर। अब हम निकाल लेंगे तो 125 कितने के बराबर है, 3 लाख के बराबर।
तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, पुराने सवाल की तरह करें, अगर हम ऑन सेल्स पे निकालें तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना होगा? प्रॉफिट है 25, सेल्स है 125, तो 25/125 प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे तो 20% आया। यानी कि अब हमने ये कन्वर्ट कर दिया, पिछले सवाल में जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट की जगह पर सेल्स दिया गया था, अब हम वापस सेल्स पर आ गए कि अगर सेल्स पे प्रॉफिट कितना बैठेगा? 20% बैठेगा। अब हम पुराने सवाल की तरह कर लेंगे। तो यानी कि अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला रहेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि सेल्स हमें दी गई है, सेल्स प्रश्न में दी गई है, देखें आप 3 लाख रुपए, तो सेल्स हो गई 3 लाख रुपए माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने निकाला 20% सेल्स पर, तो 20% सेल्स का 3 लाख का 20% माइनस कर लीजिएंगे बटे 100 करके, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 लाख रुपए, और इसको भाग करेंगे तो ये 60,000 रुपये निकल कर आएगा। 20% हो गया, माइनस करेंगे 60,000 रुपये, और आंसर आ गया 2,40,000 रुपये। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमें एवरेज निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज तो अभी आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज स्टॉक निकल कर आ जाएगा। एवरेज स्टॉक हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक हमें है 29 और क्लोजिंग है 31, तो 29,000 प्लस 31,000 बटे 2, तो ये हो गया 60,000 बटे 2, यानी कि 30,000 रुपये हमारा आ गया एवरेज स्टॉक। अब फॉर्मूले में लगा लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हमने निकाला 2,40,000 रुपये, और एवरेज स्टॉक अभी हमने निकाला 30,000 रुपये, तो ये 8 गुना आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। तो अगर हमें प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे दे रखा है तो कोई परेशानी नहीं है, कॉस्ट पे दे रखा है तो हम सेल्स में कन्वर्ट करके और तब हम ये सवाल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अब हमें यहाँ पे 3 गुना दे रखा है भाई, रेशियो दे दिया। अब ये रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एवरेज स्टॉक चाहिए होता है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं पता, टर्नओवर दे दिया, इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता लगा लेते हैं। तो ये आसान सवाल हो जाता है। यानी कि हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक से भाग कर दिया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखिए हमें दे रखा है 3 गुना, 3 टाइम्स, तो इसका आंसर हो गया 3। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पता नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता नहीं तो वह ऐसे ही लिख दिया, बटे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमें पता है 1 लाख रुपया दिया हुआ है, तो बटे 1 लाख रुपए। तो इससे ये पता है, ये पता है, तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही पता लगाना है हमें, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 3/1 माना जाता है, जब अकेला होता है तो बटे 1 माना जाता है। तो 1 को इससे गुणा कर दिया, 3 को इससे गुणा कर दिया, तो 1 से कोई भी चीज़ गुणा करेंगे तो वही रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गुणा 1, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। 1 लाख को 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणा 1 लाख, तो आंसर आ गया 3 लाख रुपए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा निकल कर आ गया 3 लाख रुपया। इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में ही है। यहाँ पर देखें आप, फाइंड आउट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया गया है। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखे हैं। जो सेल्स होती है वो अब हम नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, जो 2 लाख रुपए दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट देखिए फिर कॉस्ट पर हमें दिया हुआ है, तो हम इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे सेल्स में ही। और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1/3, क्लोजिंग स्टॉक का 1/3, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 30% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसका 30% क्लोजिंग स्टॉक है।
तो ये सब चीज़ें घुमाकर हमें दे रखी हैं, लेकिन हमें निकालना वही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब फिर वही देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, लागत का 25%। फिर वही बात हम करेंगे, लेट कॉस्ट बराबर अगर 100 है तो हमारा प्रॉफिट कितना बता रहे हैं, 25%, 25 रुपये, तो सेल्स हो गई 125। भाई प्रॉफिट जोड़ के ही हम लागत में सामान बेचते हैं, तो 125 रुपये हो गई। अब सेल्स कह लीजिए इसको या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कह लीजिए, एक ही बात है। अब हमें क्या निकालना है, ये सब चीज़ें हमें दी गई हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें कितना दिया गया है, 2 लाख रुपए। तो 125 जो है वो कितने के बराबर है, 2 लाख के बराबर। या हम वैसे भी फिर भी निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, जैसे पिछले प्रश्न में हमने करा था, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी ग्रॉस प्रॉफिट है 25, सेल्स है 125 और गुणा 100 करेंगे तो 20% निकल कर आएगा। 20% यानी कि 20% ऑन सेल्स। सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है इसको हम सेल्स भी कह सकते हैं। तो अब हम ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20% है सेल्स का। सेल्स हमें दी गई है कितनी, 2 लाख रुपए, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 20% 2 लाख रुपए का बटे 100, तो ये 2 दूनी 40,000 रुपये निकल कर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 40,000 रुपये। अब हमें फॉर्मूला हमारा क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। पिछले प्रश्नों में भी हमने ऐसे ही करा था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स हमारी कितनी थी प्रश्न में, 2 लाख रुपए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स मान लिया हमने 2 लाख रुपए दी गई है, तो सेल्स हो गई 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने 40,000 रुपये निकाला है, 40,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो ये 1,60,000 रुपये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गई। फिर हमें चाहिए होता है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे। तो अभी देखिए हमें दोनों में से कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में बता रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 30% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। देखें आप, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 30% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख रुपए, तो इन 2 लाख रुपए का 30% जो है वो क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा। यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकल कर आ जाएगा 30% 2 लाख रुपए का। तो किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो बटे 100 करना पड़ता है, तो 3 दूनी 60,000 रुपये निकल कर आ गया हमारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक के बारे में बता रखा है, ये 1/3 है ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 1/3, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया 1/3 किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 रुपये, तो इसका 1/3 निकालेंगे तो इसे काटेंगे तो 20,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया और ओपनिंग स्टॉक भी आ गया। तो इससे हम एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। एवरेज दोनों का कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और बटे 2 से भाग कर देंगे। तो 60,000 प्लस 20,000 बटे 2, यानी कि 80,000 बटे 2 करेंगे तो ये 40,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास सब चीज़ें आ गई हैं, हमें निकालना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला कई बार हम कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला 1,60,000 रुपये, ये 1,60,000 रुपये निकाला था, तो ये हो गया 1,60,000 रुपये डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक हमने निकाला 40,000 रुपये, ये तो 40,000 से हमने ये भाग कर दिया, तो आंसर हमें निकल कर आ गया 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स हमारा आंसर निकल कर आ गया।
तो ये अलग मेथड हो गया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का। फॉर्मूला वही है लेकिन इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से दी गई थी, तो हमने थोड़ा अलग तरीके से सवाल को हल करा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ये हमारे डेटर्स होते हैं जिनको हम उधार सामान बेचते हैं, उन्हें हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहा करते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इसका ही फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है जितना उधार बेचा हमने नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। अब हमें क्या क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज डेटर्स, ये दो आइटम हमें चाहिए यहाँ पर। नेट का मतलब होता है कि सेल्स में से अगर कुछ वापस हो गया है तो वो हम घटा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है हम सामान बेच देते हैं लेकिन कस्टमर्स वापस कर देते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, 10,000 का कस्टमर ने वापस कर दिया, तो नेट कितना बचा? 90,000 की ही सेल मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम करेंगे। देखिए हमें टोटल सेल्स दे रखी है, 7,50,000 रुपये का हमने सामान बेचा, इसमें से 1,25,000 हमने नगद बेचा और 75,000 रुपये सेल्स रिटर्न कर दिए। लोगों ने, कस्टमर्स ने, जो ग्राहक थे हमारे, उन्होंने 75,000 का सामान वापस कर दिया। तो उधार कितना बचा? हमने टोटल बेचा 7,50,000 का, उसमें इतना तो नगद है, तो इस नगद को हटा दें, इसमें से घटा देंगे तो उधार बच जाएगा। और फिर इतना वापस कर दिया उसे भी हटा देते हैं, तो हमारी नेट क्रेडिट सेल्स निकल कर आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे। टोटल सेल्स में से उधार कैश वाली घटा दीजिए, कैश सेल्स घटा दीजिए और सेल्स रिटर्न घटा दीजिए, क्योंकि वो वापस आ गया तो वो सेल तो मानी नहीं जाएगी अब। तो टोटल सेल्स हमारी 7,50,000 रुपये ऊपर दे रखी है, कैश सेल्स 1,25,000 दे रखा है और सेल्स रिटर्न 75,000 दे रखा है। तो इन दोनों आइटम्स को हम घटा देंगे, यानी कि 2 लाख रुपए इसमें से घटा दीजिए तो 5,50,000 रुपये हमारी उधार सेल आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स। सब कुछ माइनस कर दिया, इसलिए हम इसको नेट क्रेडिट सेल्स कह सकते हैं। अब हमें और क्या चाहिए? एवरेज डेटर्स। जैसे एवरेज स्टॉक निकालते थे कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते थे, वैसे यहाँ पर करेंगे एवरेज डेटर्स के लिए। एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स मीन्स जो उधार जिनको सामान बेचा है और अभी पैसा नहीं दिया है उन्होंने, तो उसे हम डेटर्स कहते हैं। तो वर्ष के शुरुआत में यानी पिछले साल के जो थे वो ओपनिंग बन गए और इस साल के आखिर के जो होंगे वो क्लोजिंग बन गए। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग के डेटर्स, डेटर्स मतलब जिनको उधार बेचा है, और भाग 2 से कर देंगे। तो ओपनिंग देखिए हमें प्रश्न में दिए गए हैं 50,000 रुपये ओपनिंग है, क्लोजिंग है 60,000 रुपये, 2 से भाग कर दीजिए तो 1,10,000 बटे 2, तो ये आ गया 55,000 रुपये। ये हमारे एवरेज डेटर्स आ गए। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा यही था, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कॉस्ट नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स उधार वाली है 5,50,000, एवरेज डेटर्स हैं 55,000, तो 10 टाइम्स आ जाएगा। टर्नओवर हम टाइम्स में लिखते हैं, 10 टाइम्स आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमें सवाल करना है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का एक सवाल और करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है 7,50,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर फिर 25% दिया गया है। कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब नगद, जो हम उधार टोटल सेल करते हैं उसमें उधार करते हैं। टोटल सेल्स जो होती है टोटल बिक्री, उसमें से कुछ उधार करते हैं, कुछ नगद बिक्री करते हैं। तो जो नगद बिक्री है वो 20% है टोटल सेल्स का। ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स हमें दिए गए हैं, इनकी मदद से हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अभी हमने करा था प्रश्न, टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला हमारा क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स
डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स फिर हमें निकालना है। पहले तो सेल्स देख लेते हैं, नेट सेल्स कितनी है। देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ये कॉस्ट दे रखी है, इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो टोटल सेल निकल कर आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें दिए रखे हैं कितने, 7,50,000। इसमें हम प्रॉफिट जोड़ दें, क्योंकि हम प्रॉफिट जोड़ के ही बेचते हैं तभी तो बिक्री होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का इसका 25% ऑफ 7,50,000। तो बटे हमने ये 100 कर दिया, तो ये आ गया 1,87,500। इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 9,37,500 आ गया हमारा नेट सेल्स, यानी कि टोटल बिक्री हमारी हो गई 9,37,500। लेकिन हमें चाहिए होता है क्रेडिट, उधार वाली सेल, हमें क्रेडिट सेल चाहिए। तो जो नगद टोटल बिक्री इतनी है, इसमें से नगद हटा दें तो उधार वाली बच जाएगी, क्योंकि हमें नगद दे रखी है यहाँ पे कि 20%, टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है। तो हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए। क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स में से नगद बिक्री निकाल देते हैं, कैश सेल्स। तो टोटल बिक्री तो अभी हमने निकाली 9,37,500। कैश सेल्स हमें प्रश्न में बताया गया है 20%, टोटल सेल्स का 20%, यानी 20% निकाल लो। टोटल सेल्स 9,37,500 का 20% हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 7,50,000 रुपये। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे हम करेंगे ये 10, $1,37,500 माइनस कर देंगे तो 7,50,000 रुपये हमारी क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री बच जाएगी ये। अब क्रेडिट सेल्स आ गया फॉर्मूले के हिसाब से। अब हमें चाहिए एवरेज डेटर्स। एवरेज मतलब बताया ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो एवरेज डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बटे 2। ओपनिंग हमें दे रखा है 1,25,000, क्लोजिंग दे रखा है 2,50,000 बटे 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3,75,000 रुपये आया, बटे 2 करा तो 1,87,500 निकल कर आएगा। अब फॉर्मूले में लगा लेंगे हम। फॉर्मूला क्या है हमारा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स हमने निकाली 7,50,000 रुपये, एवरेज डेटर्स निकाले 1,87,500, और इसको आंसर आ गया 4 टाइम्स। तो इस तरह से हमें क्या निकाल सकते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जैसे डेटर्स होते हैं इसी तरह से क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर्स होते हैं जिनको हमने उधार बेचा है, क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, कच्चा मटेरियल होता है जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, तो वो हमने खरीदा है और पेमेंट हम बाद में करेंगे तो उन्हें क्रेडिटर्स कहते हैं। इसी तरह से हम क्रेडिटर्स का भी रेशियो निकाल सकते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो ये देखेंगे हम, फाइंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका भी फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे वहाँ पे सेल्स होते हैं यहाँ पर परचेजेज नाम आ जाता है, नेट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, या एवरेज पेबिल्स कह देते हैं। पेबिल क्वेश्चन में लिखा है तो हम पेबिल्स लिख देंगे।
अब इसकी मदद से हम निकालेंगे। तो नेट परचेज, देखिए 3 वर्ष का सवाल दे रखा है, तो हम तीनों वर्षों का निकाल सकते हैं। देखिए 2013 की हम बात करते हैं तो नेट परचेजेस कितने हैं, 4 लाख। तो 4 लाख बटे एवरेज पेबल्स। एवरेज का मतलब क्या होता है, फिर जैसे मैंने बताया ओपनिंग और क्लोजिंग। तो 2013 का तो क्लोजिंग दे रखा है लेकिन इसका ओपनिंग नहीं दे रखा। तो जब ओपनिंग नहीं दिया होता है तो हम क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेते हैं, यानी 80,000 को ही एवरेज मान लेंगे और ये आंसर भाग करेंगे तो 5 टाइम्स निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से 2014 का निकालेंगे। 2014 का नेट परचेजेस कितने हैं, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख बटे एवरेज पेबल्स। अब यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। जब 2014 का इतना है, 13 का 80,000 है, तो 13 का जो क्लोजिंग है वो अगले वर्ष ओपनिंग बन जाएगा। तो 2014 का ओपनिंग हो गया 80 और क्लोजिंग हो गया 1,50,000। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे। ओपनिंग हो गया इसके लिए 80,000, क्लोजिंग हो गया 1,50,000, हम बटे 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2,30,000 बटे 2। ₹1,15,000 रुपये हमारा एवरेज पेबल्स निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। अब इसको 1,15,000 को यहाँ से हम भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको आप टाइम्स लगा लीजिएगा। इसी तरह से 2015 भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2015 में नेट परचेजेस कितने हैं, 7 लाख रुपीज़ बटे, फिर वैसे ही कर लेंगे। एवरेज जो 2014 का जो था वो अब 15 के लिए ओपनिंग हो जाएगा और ये क्लोजिंग हो जाएगा। तो एवरेज क्रेडिटर्स यानी पेबल्स निकालेंगे तो 1,50,000 प्लस 2 लाख रुपए बटे 2, तो 3,50,000 बटे 2, तो 1,75,000 रुपये एवरेज आ जाएगा। और 1,75,000 से हम ये भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें टाइम्स लगाकर आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें सवाल करना है। अब हमसे ये क्वेश्चन में अलग से पूछा है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर 2015 वुड बी 3 टाइम्स। अगर उसको 3 मान लिया जाए तब वर्किंग कैपिटल यानी क्रेडिटर्स पर इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम क्रेडिटर्स टर्नओवर को 3 करके सवाल करें, यानी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, नेट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। तो ये हमें 3 दिया गया है। नेट परचेजेस क्योंकि 2015 के बारे में बात कर रहा है, तो 2015 में नेट परचेजेस हमें 7 लाख रुपीज़ दी गई हैं। तो ये नेट परचेज हो गई 7 लाख रुपीज़। एवरेज पेबल सब पता नहीं, तो एवरेज पेबल अब निकल कर आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एवरेज पेबल हो जाएगा 7 लाख और ये इधर चला गया, ये नीचे आ गया 3 और इसे भाग करेंगे तो 2,33,333 आ गया। करंट में हमें दे रखा है पेबल्स 2 लाख रुपीज़ और हमें अब करना है 2,33,000 रुपये। तो यहाँ पर 2,33,333 एवरेज पेबल्स निकल कर आए। अब पहले हमारे एवरेज पेबल्स थे हमारे शुरू में 2 लाख रुपए, लेकिन क्योंकि टर्नओवर का रेशियो बदल गया, 3 आ रहा है, इसलिए अब हमें 2,33,333 रुपये चाहिए पेबल्स में। पहले थे 2 लाख, तो 33,333 हमें अब ज़्यादा चाहिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल नीड्स जो है कंपनी की विल इंक्रीज बाई 33,333। ये इस तरह से हमें यह आंसर इसका सॉल्व करना है।
एक प्रश्न हम और देखेंगे। इसमें हमें दिया गया है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो तो निकालना ही है, साथ में एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालना है कि कितने टाइम में हमारा क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर देते हैं। मंथ्स में भी निकल सकता है, मंथ्स में ही निकालते हैं ज़्यादातर हम, तो ये मंथ्स में हम कैलकुलेट करेंगे इसको। इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मूला वही है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला वही रहेगा, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल्स या एवरेज क्रेडिटर्स कह सकते हैं। नेट क्रेडिट परचेजेस उधार देखना है। देखिए अगर आप टोटल परचेज, हम टोटल माल खरीदते हैं 8 लाख रुपए का, उसमें नगद है 150 और 50,000 वापस कर दिया, तो जो बचेगा इसमें से 8 लाख तो टोटल है, इसमें से कैश नगद वाला हटा दें और जो वापस कर दिया वो घटा दें, तो जो हमारे पास बचेगा वो उधार वाला परचेजेस बच जाएंगे। हमें चाहिए क्रेडिट परचेजेस, तो क्रेडिट परचेज में से टोटल हमें दिया गया है, टोटल सेल्स हमें दी गई है 8 लाख रुपए, इसमें से नगद वाली घटा देते हैं, कैश परचेजेस, सेल्स की जगह हम परचेजेस लिखेंगे, इस सवाल में परचेजेस दी गई हैं, कैश नगद वाली हम इसमें से घटा देंगे 1,50,000 रुपये, और जो वापस कर दिया परचेज रिटर्न, जो हमने सामान वापस कर दिया अपने सप्लायर को, वो हम वापस कर दिया 50,000 रुपये का, तो ये भी, तो ये दोनों आइटम हमारे घट जाएंगे, यानी कि 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे, तो 8 में से 2 गए, 6 लाख रुपए हमारे बचे नेट क्रेडिट परचेजेस, यानी कि नेट आ गया, अभी ये नेट क्रेडिट परचेजेस हमारे बच गए। फिर हमें क्या चाहिए, एवरेज पेएबल्स, एवरेज पेएबल्स, एवरेज के बारे में बताया, क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़कर हम बटे 2 कर देते हैं। यहाँ पर आप क्रेडिटर्स देखेंगे 50,000 के हैं, ओपनिंग 1 अप्रैल को है 14 में, तो ये ओपनिंग होगा, 31 मार्च वाले क्लोजिंग हो जाएंगे 1 साल बाद के। ऐसी बिल्स पेएबल हैं, ये बिल हैं जो पे करने हैं हमें, ये अप्रैल के हैं, 1 अप्रैल के, तो ओपनिंग हो गए, 31 मार्च 2015 के ये क्लोजिंग हो गए, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखें अगर आप, तो एवरेज पेएबल्स हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग पेएबल्स प्लस क्लोजिंग पेएबल्स डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो ओपनिंग देखें आप, ओपनिंग दोनों दे रखे हैं हमें, 50,000 तो ये ओपनिंग है और 45,000 ये ओपनिंग है, तो टोटल मिला के 95,000 रुपये ओपनिंग हो गए, यानी कि 50,000 प्लस 45,000 तो ये ओपनिंग हो गए, और क्लोजिंग हम जोड़ेंगे इसमें, कुल क्लोजिंग है 90,000 नहीं 70,000 और 35,000, तो 70 और 35,000 ये जुड़ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे, तो ये हो गया 95,000, ये हो गया 1,05,000 बटे 2, तो 2 लाख बटे 2, 1 लाख रुपए निकल कर आ गया हमारे एवरेज पेएबल्स। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा देंगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेजेस हमने निकाले 6 लाख रुपए, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज पेएबल्स 1 लाख रुपए, तो हमारा आंसर आ गया 6, तो ये हमारा 6 टाइम्स हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अब हमें दूसरा पॉइंट निकालना है, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए कि हमारा कितना टाइम हमें पेमेंट में लगता है, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, ये उल्टा हो जाता है, एवरेज पेएबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम मंथ्स में आंसर निकालते हैं, महीने में तो हम 12 से भाग करेंगे, हफ्तों में यानी सप्ताह में दे रखा है, वीक्स में तो हम 52 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन महीने में आंसर निकालना है तो साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से गुणा करेंगे। एवरेज पेएबल्स हमें दे ही रखे हैं सवाल में, 1 लाख रुपए हमें दे रखे थे, तो 1 लाख, नेट क्रेडिट परचेज हमने 6 लाख रुपए निकाले थे बटे 6 लाख गुणा 12, तो ये आंसर हमारा 2 निकल कर आएगा, यानी 2 महीने, यानी कि 2 महीने हमें लगते हैं अपने पेमेंट को करने में, अपने जो हमारे सप्लायर हैं उनको हम 2 महीने में
लगभग पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें हमने देखिए दो बातें सीखी, एक क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और एक एवरेज पेमेंट पीरियड। चलिए लास्ट सवाल, एक सवाल और कर लेते हैं। इसमें हमें कई चीज़ें यहाँ पे निकालनी हैं जो बाकी रेशियोज़ थे हमारे यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे कि हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है 2015 की। इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लोन, ट्रेड पेबल्स टोटल 11,60,000 का इधर का टोटल है और ऐसी संपत्तियों का टोटल भी 11,60,000 है। फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश दिया हुआ है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। पहला पॉइंट निकालना है कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो हमें इसको सॉल्व करना है। पहला कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो बराबर, इसका फॉर्मूला होगा हमारा सेल्स डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लेते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो प्रश्न में है नहीं, सेल्स दी गई है। देखें आप, ये सेल्स हमें दे रखी है 6,40,000 रुपये, तो हम सेल्स यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। सेल्स हमें देखिए 6,40,000 दी गई है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं हम? इसमें देखिए फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं इसमें और हम निकाल लेते हैं। तो यानी कि 6,40,000 तो ये है ही, बटे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आप देखें तो 6,40,000 हैं और करंट एसेट्स, ये दोनों हमारे करंट एसेट्स माने जाएंगे, CA यानी करंट एसेट्स। तो 3,20,000 और 2 लाख, तो ये हो गए 5,20,000। तो फिक्स्ड एसेट्स 6,40,000 प्लस 5,20,000 हमारे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ आप देखें तो ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे 2,40,000 रुपये। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 6,40,000 डिवाइडेड बाई 9,20,000, तो ये निकल कर आ गया 0.696 आंसर हमारा। तो इस तरह से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो निकाला। सेकंड फार्मूला है हमारा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसको हम निकालेंगे सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स हमें देखिए गिवन है 6,40,000 रुपये, हमें पिछले पॉइंट में मिली थी 6,40,000, भाग कर देंगे हम इसको फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे 6,40,000 हैं, तो आंसर आ जाएगा 1 टाइम्स। इसके बाद हम निकालते हैं थर्ड पॉइंट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल्स हमें दी गई है 6,40,000। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 6,40,000 डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आप देखेंगे तो पहले बताया था मैंने 3,20,000, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश 2 लाख, ये दोनों मिला के करंट एसेट्स हो जाते हैं। तो 5,20,000 ये करंट एसेट्स हो गए हमारे, 5,20,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ ये ट्रेड पेबल्स हैं जिनको हमें उधार सामान खरीदा था, उनको वापस पैसे देने हैं, 2,40,000 रुपये। ये 2,40,000 रुपये हमने इसमें से माइनस कर दिए। तो हमारा आंसर आएगा 6,40,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000 रुपये। इसको भाग करेंगे हम तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.29 टाइम्स, लगभग 2.29 टाइम्स के आसपास हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसको हम सॉल्व करेंगे। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। सेल्स हमें पता ही है 6,40,000, करंट एसेट्स जो मैंने अभी बताया आपको 3,20,000 और 2 लाख, यानी कि 5,20,000। तो 5,20,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.23 टाइम्स। लास्ट पॉइंट हम निकालेंगे टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो।
इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अगर फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो वो यहाँ पे माइनस कर दिए जाएंगे। सेल्स हमें दी गई है वही 6,40,000 अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमारे कितने दे रखे हैं, 11,60,000 रुपये। देखें आप बैलेंस शीट में 11,60,000 की टोटल संपत्तियां हैं, टोटल एसेट्स हमारे 11,60,000। तो 11,60,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा निकल कर आएगा 0.55। टर्नओवर है तो हम टाइम्स में लिखते हैं और इस तरह से आंसर निकल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमने लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर अब करे हैं, तो आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इन टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियोज निकालने के संबंध में। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेरी लिख सकते हैं, उनका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।